हेलो एवरीवन, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं लर्न विद लॉजिक पर। तो आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट सेकंड देखेंगे। इससे पहले वीडियो आई थी वो पार्ट 1 था वैदिक सभ्यता का। उसमें हमने जाना था वैदिक सभ्यता के जो स्रोत है उनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है वे कौन कौन से स्रोत थे उन्हें हमने डिटेल में समझा था। तो अब हम जो वैदिक सभ्यता है इसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी सभ्यता या समाज को जानने के लिए उनके इन जो बिंदु है उन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो जो वैदिक सभ्यता है हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। अच्छा, हम इसको ऋग्वैदिक काल क्यों बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई थी, तो उसके नाम पर इस काल का नाम पड़ा ऋग्वैदिक काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC तक का टाइम पीरियड है। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसको हमने बांटा है 1000 से जो 600 BC तक का टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो आइए हम इसके जो सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिसका सामाजिक जीवन था हम उसमें सबसे पहले स्त्री का महत्व देखते हैं कि स्त्री का महत्व कैसा था इनके जो आर्यों का ये सामाजिक जीवन था इसमें। तो जो स्त्री थी उस समय स्त्री शिक्षा प्रचलित थी और जो स्त्रियां थी वे सभा व समिति में भाग लेती थी। अब ये सभा समिति क्या थी? सभा समिति 2 ऐसी संस्थाएं थी उस समय जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। तो जो सभा थी, सभा में आम लोग थे और जो समिति थी उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे, शिक्षित लोग थे, वे समिति में थे। तो इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि जो विधवा विवाह था उसका प्रचलन था। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका विवाह कर दिया जाता था। तो जो अमाजु होता था, अमाजु का अर्थ होता था कि जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको अमाजु बोलते थे। उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। इसका उल्लेख हमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक कथन है जिसमें लिखा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। जिससे हमें पता चलता है कि एक ही घर में 3 वर्ण है। तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो जन्म पर न आधारित होकर कर्म पर थी। जो जैसा कार्य करता था उसको उसी वर्ण में डाल दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, जो शिक्षा देने का कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण होगा, और जो जिसकी भुजाओं में बल है या कोई अच्छा हष्टपुष्ट व्यक्ति है वो क्षत्रिय की श्रेणी में डाल दिया जाता था। तो जो इनका समाज था, हालांकि स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति थी इनके समाज में, पर जो इनका समाज था वो पितृसत्तात्मक था। तो अब हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं इनके राजनीतिक जीवन पर। तो आइए अब हम इनके राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे। जो आर्यों का राजनीतिक जीवन था वो 4 स्तर पर डिवाइड था। सबसे पहले कुछ परिवार मिलके कुल बनते थे और जो कुछ कुल मिला के ग्राम बनाया जाता था, और जो बहुत सारे गांव इकट्ठे होते थे तब विश्व बनता था, और बहुत सारे विश्व को मिला के जन बनता था। जो कुल का मुखिया होता था वो कुलपति होता था, और जो ग्राम का मुखिया होता था वो ग्रामणी बोलते थे उसको, और जो विश्व का मुखिया होता था उसको हम विश्वपति बोलते थे, और जो जन का मुखिया होता था वो राजन कहलाता था। तो आइए अब हम उस समय के जो 4 प्रमुख संगठन थे या 4 संस्थाएं थी जो उन पे चर्चा करते हैं। जो ये सभा और समिति थी ये उस समय इनका बहुत महत्व था, क्योंकि अगर हर कोई भी राजा बनता था तो उनको इनके समर्थन की आवश्यकता पड़ती थी। और जो विदत होता था, विदत में वे लोग रहते थे जो युद्ध में लूटा गया धन है उसको किस रेशो में डिवाइड करना है, वे विदत के लोग निर्धारित करते थे। जबकि गण में उनके सैनिक रहते थे जो युद्ध में भाग लेते थे, वे गण में रहते थे। और जो ये बलि था, बलि उस समय का एक स्वैच्छिक कर था। ये इच्छा अनुसार था, अगर किसी की इच्छा हो तो वो दे सकता है, अन्यथा नहीं। किसी के ऊपर उस समय कोई दबाव नहीं था। तो आइए अब हम इससे अगला इनके आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनका आर्थिक जीवन आखिर कैसा था। तो जो इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था वो पशुपालन तथा कृषि था।
पर कृषि जो है इतने उच्च स्तर पे नहीं की जाती थी। जो कृषि थी वो इनका गौण व्यवसाय था। कृषि उत्तर वैदिक काल में उच्चतम स्तर पर पहुंची, क्योंकि उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी और जो उपकरण थे वे काफी बन चुके थे उस समय, इसलिए कृषि हमें उत्तर वैदिक काल में अधिक देखने को मिलती है। तो जो इनका पवित्र पशु था गाय, उसको ये अगन्या बोलते थे। अगन्या का अर्थ होता है जिस पशु को न मारा जा सके, वो अगन्या होता है, जो मारे जाने योग्य न हो। और जो ये अयस था, ये अयस तांबे या कांसे के अर्थ के लिए प्रयुक्त करते थे। तो अक्सर हमें नदियों से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिल जाता है, किसी नदी का वर्तमान नाम दे देते थे और ऋग्वैदिक काल का उसका नाम पूछ लेते हैं। तो आइए हम नदियों को देखते हैं। तो जो सिंधु नदी है, इसका ऋग्वैदिक काल में पुराना नाम क्या था? तो सिंधु नदी का जो पुराना नाम था वो हिरण्यनी था। और जो झेलम है, झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। और जो चिनाब है, चिनाब का नाम अस्कनी है। और जो व्यास नदी है, व्यास का नाम विपाशा है। और जो रावी नदी है, इसका नाम परुषिणी है। और जो सतलज है, इसका नाम शतुद्री है। और जो गंडक है, इसको हम सदानीरा बोलते थे उस समय। जो उस समय सर्वाधिक बार जिसका उल्लेख है ऋग्वेद में नदी का, वो सिंधु नदी है। और जो सतलज है, इसको नदी तमा कहा गया है, अर्थात नदियों में जो श्रेष्ठ हो वो सतलज नदी थी उस समय। तो चलिए दोस्तों, उनके आर्थिक जीवन के बाद हम उनके धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि जो आर्य थे, जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो जो उनके प्रमुख देवता थे वे उस समय इंद्र थे, जिनको पुरंदर बोला जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। और जो अग्नि देवता थे, ये दूसरे नंबर पे उनके प्रमुख देवता थे, जो मनुष्य व देवता के बीच मध्यस्थता का कार्य कराते थे। तो हम इस समय के प्रमुख देवता थे, अब हम उनके बारे में जानेंगे। जो सोम देवता थे, ये वनस्पति के देवता होते थे। और जो ये मरुत थे, ये आंधी और तूफान के देवता थे। जबकि जो उषा है, ये उत्थान एवं प्रगति के देवता थे। जो पूषण है, ये पशुओं के देवता थे। ये आगे चल के उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हुए थे। तो जो ये अरण्यानी है, ये जंगल की देवी थी उस समय। और जो ये धो है, ये आकाश के देवता थे। तो आइए दोस्तों, अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमने जाना था वो ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था उसको जाना हमने, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का था। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है। तो हमने इससे पहले जो ऋग्वैदिक काल था उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की थी। ऐसे ही हम जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, इसके बारे में भी हम इसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले इसके हम सामाजिक जीवन को देखते हैं कि इसका सामाजिक जीवन कैसा था। तो जो इसके समाज में 4 वर्ण थे उस समय, जो ये 4 वर्ण थे ये इस प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि ऋग्वैदिक काल में भी ऐसे ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर एक परिवर्तन आया ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर चलते चलते। जो वर्ण व्यवस्था का आधार था, जैसे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये कर्म से बदलकर जन्म पर हो गया। जो इस समय ब्राह्मण के घर जन्म लेता था वो ब्राह्मण ही उसकी जाति होती थी। जो राजा है उसका जो लड़का होता था वो राजा ही होता था। तो इस समय जो 2 संस्थाएं थी, सभा व समिति, जो ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, उसमें जब स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, पर अब उसमें स्त्रियों का भाग लेना बंद हो चुका था। तो जो अथर्ववेद है उसके बाद हम देखते हैं, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद की रचना इसी समय में हुई थी उत्तर वैदिक काल में। और जो बाकी के हमारे 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जबकि जो ऋग्वेद है हमारा जो सबसे पुराना वेद है, इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो इन चीजों को देखते हुए स्त्रियों को सभा व समिति में भाग लेना वर्जित कर दिया गया था इस समय। और जो अथर्ववेद में लिखा भी हुआ है, कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो हमें पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। जबकि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी काफी।
पर जो उत्तर वैदिक काल है उसमें स्त्रियों की स्थिति में हल्की हल्की गिरावट आई। तो आइए दोस्तों, अब हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखने के बाद अब हम उनका राजनीतिक जीवन देखते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो जो उनका राजनीतिक जीवन था उसमें विदत लगभग समाप्त हो चुका था। विदत क्या था? मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल था जो, उसमें 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण। तो जो विदत था, विदत में वे लोग रहते थे जो युद्ध में जो धन लूटा जाता था तो उसको किस रेशो में डिवाइड करना था, वे विदत में जो व्यक्ति रहते थे वे निर्धारित करते थे। पर अब राजा की शक्ति में विस्तार हो चुका था धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, तो विदत बिल्कुल समाप्त हो चुका था। जबकि जो सभा व समिति 2 और संस्थाएं थी, इनका प्रभाव भी बहुत कम हो चुका था अब तक। जबकि आपने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति का समर्थन की बहुत आवश्यकता पड़ती थी राजा को, पर अब इनका भी प्रभाव कम हो चुका था। और जो राजा का पद था वो उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको अभी बताया था कि वो अनुवांशिक हो चुका था, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। तो इस समय कुछ यज्ञ प्रचलित हुए जिनके द्वारा राजा की जो शक्ति थी उसमें विस्तार हुआ। तो जैसे ये राजसूय यज्ञ था, ये राजा के राज्याभिषेक के समय पे किया जाता था। जबकि जो अश्वमेध यज्ञ है, इसे राजा अपने जब साम्राज्य विस्तार करना होता था तब कराता था। और जो ये वाजपेयी यज्ञ है, ये शक्ति प्रदर्शन करता था राजा अपने रथ दौड़ कराकर। तो आइए दोस्तों, अब हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो इस समय एक महत्वपूर्ण खोज हुई जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें लोहे की खोज हुई। यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है कि लोहे की खोज किस काल में हुई, तो हम इसका आंसर देंगे उत्तर वैदिक काल में। तो लोहे की खोज के कारण क्या हुआ, नए नए यंत्र बने, कृषि में वृद्धि आई। तो पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति थे वे इतना ही अनाज उगाते थे जितना उनके लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त था। पर अब क्या होने लगा, नए नए यंत्र बने तो वे जो अपनी जीवन यापन से ज़्यादा अनाज उगाने लगे और उसका व्यापार करने लगे। तो जिस कारण हमें देखने को मिला कि राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था क्या बना, वो कृषि बन चुका था अब तक। तो जो इनकी प्रमुख फसलें थी, अब हम उनको देखते हैं कि इनकी प्रमुख फसल क्या थी। तो व्रीहि, उस समय व्रीहि बोलते थे चावल को, जो हम चावल बोलते हैं जिसको वे व्रीहि बोलते थे। ऐसे ही जो उड़द है ये उसको माश बोलते थे, माश। और जो जौ है उसको ये यव बोलते हैं। तो उस समय अयस के 2 रूप प्रचलित थे। तो हमने देखा श्याम अयस तो लोहा होता है, और जबकि जो लोहित अयस होता है वो तांबा होता है। तो हमें जो लोहे के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए वो 1000 BC में या 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आइए अब हम इनका धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो जो धार्मिक जीवन था इसमें इनके प्रमुख देवता चेंज हो गए। जैसे ऋग्वैदिक काल में कौन था, ऋग्वैदिक काल में इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे, जबकि यहाँ पे इनके प्रजापति प्रमुख देवता हुए। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। और जो ये रुद्र है ये शिव जी है, और जो नारायण है ये विष्णु है। ये तीनों देवता इस समय प्रमुख हो चुके थे। जबकि जो हमने देखा पूषण ये ऋग्वेद में पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये शूद्रों के देवता हुए। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो शूद्र थे ऋग्वैदिक काल में उस समय वे किसान थे, पर इस समय उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में काफी गिरावट आ चुकी थी। तो जो पशुओं के देवता थे पूषण, वे शूद्रों के देवता हो गए इस काल में। इस काल में 6 दर्शनों का उदय हुआ। ये 6 दर्शन इस प्रकार है, यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलता है हमें देखने को। दर्शन दे दिया जाता है और उनके प्रतिपादक पूछ लिए जाते हैं। तो जो सांख्य दर्शन है इनके जो प्रतिपादक है वे कपिल मुनि हैं, जबकि जो योग दर्शन है इनके जो प्रतिपादक है वे पतंजलि है। और जो न्याय दर्शन है इनके प्रतिपादक है गौतम मुनि, जबकि जो वैशेषिक है उसके है कणाद, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा के है पदरायण। तो वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है कि 16 संस्कार की प्रथा प्रचलित हुई। जो इनमें प्रमुख था वो उपनयन संस्कार होता था, जो शूद्रों का छोड़कर जो 3 वर्ग थे उनके बच्चों का किया जाता था। जबकि इस समय जो विवाह है उसके 8 प्रकार प्रचलित थे। इनमें जो सर्वोत्तम विवाह था वो ब्रह्म विवाह था। ये जो 8 प्रकार के विवाह थे इनमें 2 प्रकार से प्रचलित थे।
एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, पुरुष उच्च वर्ग का होता था जबकि महिला निचले वर्ग की होती थी। और जो प्रतिलोम विवाह था इसमें महिला उच्च वर्ग की होती थी और पुरुष निम्न वर्ग का होता था। तो दोस्तों हमारी वैदिक सभ्यता यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।